नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूँ आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे, बहुत ही ज़बरदस्त होंगे और कड़ी मेहनत से अपनी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होंगे। तो दोस्तों आज एसएससी एमटीएस के स्टैटिक जीके की क्लास में मैं आपको 45 क्वेश्चन पढ़ाने वाला हूँ। ऐसे तो मैं डेली आपको 50 क्वेश्चन पढ़ा रहा हूँ, लेकिन आज मैं 45 क्वेश्चन पढ़ाने वाला हूँ। जैसे मैंने बताया था कि WPL वुमेन प्रीमियर लीग से जितने भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनने वाले हैं मैं आपको करवा दूंगा। तो आज की क्लास में मैं महिला प्रीमियर लीग से जितने भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे वो मैं आपको आज की क्लास में करवा देता हूं। और स्टैटिक जीके के भी 25 क्वेश्चन मैंने इस वीडियो में रखा है। तो स्टैटिक जीके के पहले 25 क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद महिला प्रीमियर लीग के क्वेश्चन को भी डिस्कस कर लेंगे क्लास में। तो शुरू करते हैं आज का क्लास हमारे फर्स्ट क्वेश्चन से। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, CK नायडू ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, क्रिकेट। तो क्रिकेट से संबंधित है CK नायडू ट्रॉफी। बात हुई है यहाँ पे ट्रॉफी की, तो क्रिकेट से और जो महत्वपूर्ण ट्रॉफी हैं वो भी लिख लेंगे, वो भी पूछा जाता है एसएससी के द्वारा। जैसे रणजी ट्रॉफी हो गया आपका, दिलीप ट्रॉफी हो गया, दिलीप ट्रॉफी, ईरानी ट्रॉफी, ईरानी ट्रॉफी, देवधर ट्रॉफी, शारजा कप, शारजा कप, एशेज कप, ये सारे जो हैं कप और ट्रॉफी क्रिकेट से संबंधित है। आपको मैंने बताया CK नायडू ट्रॉफी, रणजी ट्रॉफी, दिलीप ट्रॉफी, ईरानी ट्रॉफी, देवधर ट्रॉफी, शारजा कप और एशेज कप, ये सभी किससे संबंधित है? तो क्रिकेट से संबंधित है। अगला प्रश्न, आत्महत्या की थैली निम्नलिखित में से किस कोशिकांग को कहा जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, लाइसोसोम। लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली कहा जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, स्टार मार्क कर लेंगे सभी स्टूडेंट। अगला प्रश्न, हीरे का अपवर्तनांक कितना होता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 2.42। 2.42 हीरे का अपवर्तनांक होता है। अगर हीरे का क्रांतिक कोण पूछा जाए, क्रांतिक कोण भी लिख लेंगे, ये भी पूछा जाता है। क्रांतिक कोण तो 24 डिग्री होता है। कितना होता है? 24 डिग्री। अब ध्यान से अभी यहाँ पे एक बात सुनिए, हीरे में अपवर्तनांक 2.42 का मतलब क्या होता है, तो इसे अच्छे से समझेंगे। वायु में जो प्रकाश की चाल तथा, एक होता है वायु, एक होता है हीरा, तो वायु में प्रकाश की चाल तथा हीरे में प्रकाश की चाल का अनुपात कितना होता है? तो 2.42 होता है। तो आप लोगों को पता लग गया होगा। तो वायु में जो प्रकाश की चाल जो चलती है और हीरे में जो प्रकाश की चाल होती है उसका कितना मान होता है? तो 2.42 होता है। अगला प्रश्न, माई लाइफ माई म्यूजिक निम्न में से किसकी आत्मकथा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पंडित रविशंकर। तो पंडित रविशंकर की माई लाइफ माई म्यूजिक आत्मकथा है। पंडित रविशंकर ये सितार वादक है। कौन से वादक हैं? सितार वादक। लिख लेंगे सारे स्टूडेंट, सितार वादक हैं। और ये ग्रैमी पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय हैं। बात हुई है यहाँ पे पंडित रविशंकर को। पंडित रविशंकर को जो महत्वपूर्ण पुरस्कार मिले हैं वो लिख लेंगे, जैसे भारत रत्न, भारत रत्न लिख लेंगे सारे स्टूडेंट, पूछा जाएगा आपके एग्जाम में। 1999 में मिला पद्म विभूषण, पद्म विभूषण लिख लेंगे सारे स्टूडेंट। 1981 में पद्म भूषण, पद्म भूषण 1967 में मिला था। अगला प्रश्न, पद्म भूषण से सम्मानित पंडित बिरजू महाराज जिनका हाल ही में निधन हो गया किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कथक। तो कथक से संबंधित है पंडित बिरजू महाराज जिनका हाल ही में निधन हो गया है और ये पद्म विभूषण से सम्मानित थे। बात हुई है कथक। कथक जो है उत्तर प्रदेश का, किस राज्य का? उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। सारे स्टूडेंट लिख लेंगे, उत्तर प्रदेश का ये शास्त्रीय नृत्य है। तो पंडित बिरजू महाराज की बात हुई है तो इन्हें जो पद्म विभूषण पुरस्कार मिला था 1983 को, कब मिला था? 1983 को इन्हें पद्म विभूषण पुरस्कार मिला है। इन्हें संगीत नाटक पुरस्कार, संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार भी मिल चुका है और इन्हें कालिदास पुरस्कार भी मिल चुका है, कालिदास सम्मान पुरस्कार। और इन्हें 2012, कब? 2012 में राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार मिला है। 2012 में राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार। जितने भी पॉइंट लिख रहा हूँ सारे नोट करते चलेंगे, मोस्ट इंपोर्टेंट रहेंगे।
जो पंडित बिरजू महाराज का मैंने यहाँ पे बात बताया कि हाल ही में इनका निधन हुआ है, तो इनका निधन कब हुआ है तो वो भी लिख लेंगे सारे स्टूडेंट 17 जनवरी। कब? 17 जनवरी 2022 को। अगला प्रश्न, भारत की सबसे बड़ी झील चिल्का झील किस राज्य में है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए ओडिशा। तो ओडिशा राज्य में है भारत की सबसे बड़ी झील जिनका नाम है चिल्का झील, वो स्थित है। बात हुई है यहाँ पे चिल्का झील। चिल्का झील की लंबाई कितनी है? लंबाई लिख लेंगे 70 किलोमीटर। कितनी है लंबाई? 70 किलोमीटर। अगर चौड़ाई आपसे पूछी जाए, चौड़ाई है 30 किलोमीटर। राजस्थान से एक लिख लेंगे, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। खारे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो मैं आपसे पूछूं तो सांभर झील है खारे पानी की सबसे बड़ी झील। सबसे बड़ी झील सारे लिख देता हूं, आपको टेंशन नहीं लेना है। सबसे बड़ी झील जो सांभर झील है वो किस राज्य में है? तो याद रखेंगे, पहले तो ये याद रखिए आप लोग कि खारे पानी की सबसे बड़ी झील है सांभर झील। यहाँ पे सारे स्टूडेंट्स थोड़ा सही कर लेंगे, सांभर झील लिख लेंगे अच्छे से। तो पहले ये याद रखिए खारे पानी की सबसे बड़ी झील है कौन सी झील? सांभर झील, जो कि राजस्थान राज्य में है। उत्तर प्रदेश से एक झील याद रखेंगे जिनका नाम है गोविंद वल्लभ। क्या नाम है? आप उन्हें कॉपी कलम में नोट कर लेंगे, गोविंद वल्लभ पंत सागर झील। गोविंद वल्लभ पंत सागर झील है इसका नाम। ये जो है भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है जो कि उत्तर प्रदेश में है। और एक मैंने आपको बताया था भारत में सबसे अधिक मीठे पानी की झील कौन सी है? तो वो है वुलर झील, जो कि कहाँ पे है? जम्मू कश्मीर। परसों के ही क्लास में मैंने आपको बताया था। तो इतने से सारे, सबसे बड़ी झील है चिल्का झील जो कि ओडिशा में है। राजस्थान में खारे पानी की सबसे बड़ी झील है जिसका नाम है सांभर झील। उत्तर प्रदेश में भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील जिसका नाम है गोविंद वल्लभ भाई पंत सागर झील। अगला प्रश्न, कूद डांडी नाच नृत्य शैली किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश से संबंधित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी जम्मू कश्मीर। तो जम्मू कश्मीर से कूद डांडी नाच नृत्य शैली पर संबंधित है। बात हुई है यहाँ पे जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर के और जो फोल्क डांस है वो भी लिख लेंगे, जैसे हिकत हो गया, दमाली हो गया और राउफ। राउफ तो हर बार रिपीट होते हैं एसएससी के द्वारा, तो राउफ को आप लोग स्टार मार्क कर लेंगे अपनी कॉपी में। अगला प्रश्न, किस पंचवर्षीय योजना के दौरान हरित क्रांति की शुरुआत हुई? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी तीसरी पंचवर्षीय योजना। तीसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान हरित क्रांति की शुरुआत हुई थी। तीसरी पंचवर्षीय योजना कब से कब तक रही? 1961 से 1966 तक रही है। अगर पूछा जाए आपके एग्जाम में कि बताइए वैसी कौन सी पंचवर्षीय योजना है जो सबसे असफल रही है, तो आपको मैं बता देना चाहता हूँ तीसरी पंचवर्षीय योजना जो थी वो सबसे असफल मानी गई है, क्योंकि इसमें जो हुआ था 1962 में भारत चीन युद्ध हुआ था, आप लोगों को पता होगा। 1965 में फिर हो गया भारत पाकिस्तान युद्ध हो गया। फिर 1 साल बाद 1966 में अभूतपूर्व हो गया, मतलब सूखा हो गया। तो इस कारण से तीसरी पंचवर्षीय योजना पर इसका बहुत बड़ा असर पड़ा है, जिसमें इसमें विकास लक्ष्य 5.6 रखा गया था, लेकिन प्राप्ति कितनी की हुई? 2.4%। इसी सब कारण भारत चीन युद्ध के कारण, भारत पाकिस्तान युद्ध के कारण, सूखा भूतपूर्व के कारण, इसीलिए तीसरी पंचवर्षीय योजना सबसे असफल मानी गई है। तीसरी पंचवर्षीय योजना से एक प्रश्न और याद रखेंगे, पूछा गया आपके एग्जाम में, ऐसी कौन सी पंचवर्षीय योजना है जिसे गाडगिल योजना के नाम से जाना जाता है? तो तीसरी पंचवर्षीय योजना को गाडगिल योजना के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न, 2011 की जनगणना स्वतंत्र भारत की कौन सी नंबर की जनगणना थी? जिसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 7वीं। तो 7वीं जनगणना थी स्वतंत्र भारत की 2011 की जनगणना। अगर स्वतंत्र भारत पूछा है तो 7वीं होगा। अगर ऐसे पूछ लिया जाए कि डायरेक्ट पूछ लिया जाए कि बताइए 2011 की जनगणना कौन सी जनगणना थी भारत की, तो 15वीं थी। लेकिन स्वतंत्र भारत अगर लिखा रहेगा तो आपको 7वीं करना है, ठीक है। अगला प्रश्न, 2011 की जनगणना के समय निम्नलिखित में से कौन जनगणना आयुक्त थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी डॉक्टर सी चंद्रमौली। डॉक्टर सी चंद्रमौली 2011 की जनगणना के समय जनगणना आयुक्त थे। 1951 में जो हुआ था स्वतंत्र भारत की प्रथम जनगणना, उस समय जो हमारे जनगणना आयुक्त थे वो कौन थे? R.A. गोपाल स्वामी। तो 1951 में जो हमारी स्वतंत्र भारत की प्रथम जनगणना हुई थी, स्वतंत्र भारत की ये प्रथम जनगणना हुई थी। तो आप लोगों को याद रखना है स्वतंत्र भारत की प्रथम जनगणना कब हुई थी? 1951 में। उस समय जनगणना आयुक्त कौन थे? तो R.A. गोपाल स्वामी थे। अगला प्रश्न,
निम्न में से किस नृत्य को गतका नृत्य भी कहा जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए धनखरा नृत्य। धनखरा नृत्य को गतका नृत्य भी कहा जाता है और धनखरा नृत्य पंजाब स्टेट का है। किस स्टेट का? पंजाब स्टेट का। अगला प्रश्न, बॉटनी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी ग्रीक भाषा। तो ग्रीक भाषा से बॉटनी शब्द की उत्पत्ति हुई है। बॉटनी में हम लोग प्लांट के बारे में पढ़ते हैं। किसके बारे में पढ़ते हैं? प्लांट के बारे में। जब मैं आपको बायोलॉजी पढ़ाऊंगा तब इसके बारे में अच्छे से डिस्कस करेंगे। अगला प्रश्न, सोडा वाटर में नींबू का रस डालते हैं तो बुलबुले निकलने लगते हैं, क्योंकि इसमें होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी क्षार। तो सोडा वाटर में जो नींबू के रस में जो डालते हैं उसमें जो बुलबुले निकलने लगते हैं उसमें क्या होता है? क्षार होता है। अगला प्रश्न, दिसंबर माह में लोसुंग महोत्सव किस राज्य में नववर्ष के रूप में मनाया जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सिक्किम। तो सिक्किम राज्य में दिसंबर माह में लोसुंग महोत्सव नववर्ष के रूप में मनाया जाता है। मैंने आपको 2 क्वेश्चन और मैं इससे रिलेटेड करवाया हूँ। जैसे गुड़ी पड़वा, वो चैत्र माह के पहले दिन मनाया जाता है। कहाँ पे मनाया जाता है? महाराष्ट्र। अप्रैल के मध्य में बोहाग बिहू किस राज्य में मनाया जाता है? तो असम राज्य में। तो ये सारे भी आपको याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेंगे आपके एग्जाम के लिए। डेली ही रिवीजन कीजिए, जितने भी क्वेश्चन आपको पढ़ा रहा हूँ सभी को रिवीजन कीजिए अच्छे से। अगला प्रश्न, निम्न में से किस राज्य में मरु महोत्सव मनाया जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी राजस्थान। तो राजस्थान राज्य में मरु महोत्सव मनाया जाता है। राजस्थान राज्य में और सारे फेस्टिवल मनाए जाते हैं, जैसे गणगौर, ये भी लिख लेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये भी एसएससी के द्वारा पूछा गया है अभी तक में। गणगौर हो गया, मोमासार हो गया, पुष्कर मेला हो गया, क्या हो गया? पुष्कर मेला लिख लेंगे सारे स्टूडेंट, पुष्कर मेला और बूंदी महोत्सव, ये सारे कहाँ पे मनाए जाते हैं? तो राजस्थान स्टेट में। अगला प्रश्न, पंजाब में निम्नलिखित में कौन सा त्यौहार खालसा पंथ के गठन के उपलक्ष्य में मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए बैसाखी। बैसाखी पर्व पंजाब में खालसा पंथ के गठन के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में किसे भारतीय शास्त्रीय संगीत में सर्वोच्च सम्राट के नाम से जाना जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी अमजद अली खां। अमजद अली खां को भारतीय शास्त्रीय संगीत में सर्वोच्च सम्राट के नाम से जाना जाता है। अमजद अली खां के 2 पुत्र हैं, एक तो अमान अली खां और अयान अली खां, ये भी सरोदवादक ही थे और अमजद अली खां के बेटे थे। अगला प्रश्न, झारखंड में सरहुल पर्व किस ऋतु में मनाया जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी वसंत ऋतु। तो वसंत ऋतु में मनाया जाता है झारखंड में सरहुल पर्व। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में किस त्योहार को विजय उत्सव के नाम से जाना जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हम्पी महोत्सव। हम्पी महोत्सव को विजय उत्सव के नाम से जाना जाता है। हम्पी महोत्सव कौन सी स्टेट का है? तो कर्नाटक स्टेट का है। सारे स्टूडेंट लिख लेंगे कर्नाटक स्टेट का है। अगला प्रश्न, आत्मनिर्भरता के उद्देश्य को पहली बार कौन सी पंचवर्षीय योजना में शामिल किया गया था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी तीसरी पंचवर्षीय योजना। तीसरी पंचवर्षीय योजना में आत्मनिर्भरता के उद्देश्य को पहली बार शामिल किया गया था। मैंने अभी आपको क्या बताया था कि तीसरी पंचवर्षीय योजना से कौन सा क्वेश्चन बताया था? 30 पंचवर्षीय योजना के दौरान हरित क्रांति की शुरुआत हुई थी, तो तीसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान। गॉडगिल योजना किस पंचवर्षीय योजना को जाना जाता है? तो तीसरी पंचवर्षीय योजना को। तीसरी पंचवर्षीय योजना कब से कब तक रही? 1961 से 1966। मैं बार बार एक चीज़ को क्यों बता रहा हूँ? जिससे आपको अच्छे से एक क्वेश्चन अच्छे से याद हो जाए, क्योंकि आपको एक भी क्वेश्चन एग्जाम में नहीं छोड़ना है। 25 में से तो आपको 23 क्वेश्चन हर हालत में करना है, 23 या 22 आपको करना ही करना है, तभी आप लोग कटअप में आ पाएंगे। अगर 25 में आप लोग 22 नहीं कर पाएंगे तो कटअप में नहीं आ पाएंगे। तो 25 में आपको 22 करना है, इसीलिए रिवीजन रोज कीजिए। जितने भी क्वेश्चन अभी तक मैं बता चुका हूँ, आज ये 7th क्लास है आप लोगों का, तो 7th क्लास में जितने भी मैं क्वेश्चन अभी तक मैं करवा चुका हूँ उसका रिविजन रोज कीजिए। अगला प्रश्न, श्यामजी कृष्ण वर्मा 1905 में देश इंडिया हाउस की स्थापना की थी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए लंदन। तो लंदन में श्यामजी कृष्ण वर्मा ने 1905 में इंडिया हाउस की स्थापना की थी। अगला प्रश्न, हिंदू कैलेंडर के अनुसार भारत में रक्षा बंधन कब मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी श्रावण मास की पूर्णिमा को। श्रावण मास की पूर्णिमा को हिंदू कैलेंडर के अनुसार रक्षा बंधन पर्व मनाया जाता है। अगला प्रश्न, मैग्नीशियम ऑक्साइड का रासायनिक सूत्र है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी MgO। MgO है मैग्नीशियम ऑक्साइड का रासायनिक सूत्र। आप लिख लेंगे सारे स्टूडेंट, जैसे Al2O3, ये है एल्यूमिनियम, क्या है? एल्यूमिनियम ऑक्साइड का लिख लेंगे सारे स्टूडेंट। मैं यहाँ लिख देता हूँ, उसके बाद आप लोग लिख लेंगे
एल्यूमिनियम ऑक्साइड का। Na2O ये किसका है? तो सोडियम ऑक्साइड का। किसका है? सोडियम ऑक्साइड का। K2O पोटेशियम ऑक्साइड। क्या है? पोटेशियम ऑक्साइड। तो देखिए एक क्वेश्चन से आपके 4 क्वेश्चन बन गए। तो मैग्नीशियम ऑक्साइड को MgO बोला जाता है, इसका रासायनिक सूत्र MgO होता है। Al2O3 एल्यूमिनियम ऑक्साइड इसे बोला जाता है। Na2O सोडियम ऑक्साइड इसे बोला जाता है। K2O इसे पोटेशियम ऑक्साइड बोला जाता है। अगला प्रश्न, किस शहर को भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी अहमदाबाद। अहमदाबाद को भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। लखनऊ को नवाबों का शहर कहा जाता है। जयपुर को पिंक सिटी बोला जाता है। बेंगलुरु को अंतरिक्ष का शहर बोला जाता है। अगला प्रश्न, डकवर्थ लुईस सिस्टम शब्द किस खेल से संबंधित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए क्रिकेट। तो क्रिकेट से संबंधित है डकवर्थ लुईस सिस्टम। आप लोग क्रिकेट देखते होंगे तो आप लोगों को डकवर्थ लुईस सिस्टम के बारे में थोड़ा सा पता होगा। क्या होता है, अगर मैच हो रहा है, मैच क्या हो रहा है, अगर किसी कारणवश बारिश आ जाए, पहली पारी खेल चुकी हो और दूसरी पारी भी कुछ ओवर तक खेल चुकी हो, अगर बारिश उस बीच में आ जाए और बारिश नहीं रुकी तो किस नियम पे किसी भी टीम को जीत दिया जाता है? तो डकवर्थ लुईस सिस्टम के आधार पर जीत दिया जाता है। लेकिन दोनों पारी खेलना चाहिए, दूसरी पारी भी कुछ ओवर तक खेलना चाहिए, उसी आधार पर डकवर्थ लुईस सिस्टम के प्रयोग से जीत दी जाती है एक टीम को। अब जो महिला प्रीमियर लीग जो खत्म हुआ है, इससे जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनने वाले हैं मैं भी आपको कराने वाला हूं, क्योंकि देख लीजिएगा यहाँ से आपके 1 से 2 प्रश्न आपके एग्जाम में ज़रूर देखने को मिलेंगे। अभी ही जितने भी एग्जाम होंगे इससे क्वेश्चन सभी एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो शुरू करते हैं महिला प्रीमियर लीग से आज जितने भी क्वेश्चन हैं। तो पहला क्वेश्चन है आपका, महिला प्रीमियर लीग WPL 2023 का खिताब किस टीम ने जीता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए मुंबई इंडियंस। तो मुंबई इंडियंस की टीम ने महिला प्रीमियर लीग 2023 का खिताब जीता है। किसे हराकर? तो दिल्ली कैपिटल्स को हराकर। कितने विकेट से? तो 7 विकेट से। कितने विकेट से? 7 विकेट से। अगला प्रश्न, महिला प्रीमियर लीग 2023 में कौन सा संस्करण खेला गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए पहला। तो पहला संस्करण महिला प्रीमियर लीग 2023 का खेला गया है। अगला प्रश्न, महिला प्रीमियर लीग WPL 2023 का आयोजन कहाँ हुआ है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी मुंबई भारत। मुंबई भारत में महिला प्रीमियर लीग 2023 का आयोजन हुआ है। अगला प्रश्न, महिला प्रीमियर लीग 2023 का शुभ अंकर क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी शक्ति। शक्ति जो है महिला प्रीमियर लीग 2023 का शुभ अंकर है। लाइव जो है आप लोगों को पता होगा, अभी जो फुटबॉल विश्व कप हुए हैं तो उसका जो शुभ अंकर क्या था? लाइव था। ओली जो था हॉकी विश्व कप का शुभ अंकर था। अगला प्रश्न, महिला प्रीमियर लीग 2023 में किस खिलाड़ी ने ऑरेंज कैप जीता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए मेग लेनिंग। मेग लेनिंग महिला प्रीमियर लीग 2023 में ऑरेंज कैप जीती है। मेग लेनिंग DC की खिलाड़ी है। किसकी? DC की खिलाड़ी। अब मैं बता देता हूँ थोड़ा सा। इन्होंने 9 मैच में, कितने मैच में? 9 मैच में 345 रन्स बनाए हैं। तो आप लोगों को इससे पता लग गया होगा कि ऑरेंज कैप किसे दिया जाता है? तो सर्वाधिक रन बनाने वाले खिलाड़ी को। किन्हें मिला है महिला प्रीमियर लीग 2023 में ऑरेंज कैप? तो मेग लेनी किस टीम की खिलाड़ी है? तो दिल्ली कैपिटल्स की खिलाड़ी है। कितने मैच में कितने रन बनाए हैं? तो 9 मैच में 345 रन। अगला प्रश्न, महिला प्रीमियर लीग 2023 में किस खिलाड़ी ने पर्पल कैप जीता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हेली मैथ्यूज। हेली मैथ्यूज ने महिला प्रीमियर लीग 2023 में पर्पल कैप जीता है। इन्होंने 10 मैच में, कितने मैच में? 10 मैच में 16 विकेट निकाले हैं। कितने विकेट? 16 विकेट। तो आप लोगों को इससे पता लगा होगा कि पर्पल कैप किसे दिया जाता है? तो सर्वाधिक विकेट लेने वाले खिलाड़ी को। तो किन्हें मिला है 2023 का महिला प्रीमियर लीग का पर्पल कैप? तो हेली मैथ्यूज को। ऑरेंज कैप किसे मिला है? तो मेग लेनिन को मिला है। और हेली मैथ्यूज MI मतलब मुंबई इंडियंस की खिलाड़ी है। अगला प्रश्न, महिला प्रीमियर लीग 2023 का फाइनल मैच किस स्टेडियम में खेला गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी बेब्रोन स्टेडियम, जो कि मुंबई में है। महिला प्रीमियर लीग 2023 का फाइनल मैच खेला गया है। फाइनल मैच और फर्स्ट मैच ये तो याद ही रखेंगे, क्योंकि SSC के द्वारा अभी ही IPL का फर्स्ट मैच पूछ लिया गया था कि IPL का फर्स्ट मैच किस स्टेडियम में, मतलब कहाँ पे खेला गया था? तो ये मुंबई में खेला गया था। तो इसीलिए फर्स्ट मैच और फाइनल मैच याद रखेंगे कहाँ पे खेला गया है। अगला प्रश्न, महिला प्रीमियर लीग 2023 का पहला मैच किस स्टेडियम में खेला गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए DY पाटिल स्टेडियम। DY पाटिल स्टेडियम जो कि मुंबई में है, महिला प्रीमियर लीग 2023 का पहला मैच खेला गया है। तो पहला मैच
खेला गया DY पाटिल स्टेडियम मुंबई में। फाइनल मैच खेला गया बेब्रोन स्टेडियम जो कि मुंबई में है, और सभी मैच इसी दोनों स्टेडियम में कराए गए, बेब्रोन स्टेडियम और DY पाटिल स्टेडियम में। तो सारे मैच ही मुंबई में आयोजित कराए गए थे। अगला प्रश्न, महिला प्रीमियर लीग 2023 में मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का अवार्ड किस खिलाड़ी ने जीता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, हेल्यू मैथ्यूज। हेल्यू मैथ्यूज ने महिला प्रीमियर लीग 2023 में मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का अवार्ड जीता है। इन्होंने टूर्नामेंट में 271 रन्स बनाए। कितने रन? 271 रन्स, और टोटल 16 विकेट निकाले हैं, इसलिए इन्हें मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट चुना गया है। कौन सी टीम की खिलाड़ी है? तो मुंबई इंडियंस की। अगला प्रश्न, महिला प्रीमियर लीग 2023 के पहले संस्करण में हैट्रिक लेने वाली पहली गेंदबाज कौन बनी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इसी वोंग। इसी वोंग जो है महिला प्रीमियर लीग 2023 के पहले संस्करण में हैट्रिक लेने वाली पहली गेंदबाज बनी है, और इसी वोंग भी मुंबई इंडियंस की खिलाड़ी है। अगला प्रश्न, महिला प्रीमियर लीग 2023 के फाइनल मैच में प्लेयर ऑफ द मैच का पुरस्कार किस खिलाड़ी ने जीता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, नेट स्कीवर ब्रंट। नेट स्कीवर ब्रंट ने महिला प्रीमियर लीग 2023 के फाइनल मैच में प्लेयर ऑफ द मैच का पुरस्कार जीता है। और नेट स्कीवर ब्रंट किस टीम की खिलाड़ी है? तो ये भी MI की खिलाड़ी है, मुंबई इंडियंस की। अगला प्रश्न, महिला प्रीमियर लीग 2023 में विजेता टीम को कुल कितनी राशि प्रदान की गई है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 6 करोड़ रुपया। तो 6 करोड़ रुपया महिला प्रीमियर लीग 2023 में विजेता टीम को मिली है। विजेता टीम को मिली है 3 करोड़ रुपये। कितनी रुपीज? 3 करोड़। अगला प्रश्न, महिला प्रीमियर लीग 2023 में पावरफुल स्ट्राइकर ऑफ द टूर्नामेंट का पुरस्कार किसे मिला है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सोफी डिवाइन। सोफी डिवाइन को महिला प्रीमियर लीग 2023 में पावरफुल स्ट्राइकर ऑफ द टूर्नामेंट का पुरस्कार मिला है, और सोफी डिवाइन RCB की खिलाड़ी है। कहाँ की खिलाड़ी है? RCB की टीम की खिलाड़ी है। अगला प्रश्न, महिला प्रीमियर लीग 2023 में बेस्ट कैच ऑफ द मैच टूर्नामेंट का पुरस्कार किसे मिला है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, हरमनप्रीत कौर। हरमनप्रीत कौर को महिला प्रीमियर लीग 2023 में बेस्ट कैच ऑफ द मैच का टूर्नामेंट का अवार्ड मिला है, और हरमनप्रीत कौर मुंबई इंडियंस की खिलाड़ी है, और इनकी कप्तान भी है अभी मुंबई इंडियंस की। अगला प्रश्न, महिला प्रीमियर लीग 2023 में इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का खिताब किसने जीता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यस्तिका भाटिया। यस्तिका भाटिया ने महिला प्रीमियर लीग 2023 में इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का खिताब जीता है, और यस्तिका भाटिया मुंबई इंडियंस की खिलाड़ी हैं। अगला प्रश्न, महिला प्रीमियर लीग 2023 में फेयर प्ले अवार्ड किस टीम ने जीता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, उपयुक्त दोनों। मुंबई इंडियंस, दिल्ली कैपिटल। मुंबई इंडियंस और दिल्ली कैपिटल्स की टीम ने महिला प्रीमियर लीग 2023 में फेयर प्ले अवार्ड जीता है। अगला प्रश्न, महिला प्रीमियर लीग 2023 के पहले संस्करण में कुल कितनी टीमों ने भाग लिया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 5। तो 5 टीमों ने महिला प्रीमियर लीग 2023 के पहले संस्करण में भाग ली थी। याद रखेंगे, फर्स्ट मुंबई इंडियंस, सेकेंड रॉयल चैलेंजर बेंगलोर, थर्ड है गुजरात जायंट्स, फोर्थ है दिल्ली कैपिटल, 5th है UP वॉरियर्स। अगला प्रश्न, महिला प्रीमियर लीग 2023 के पहले संस्करण की प्रायोजक कंपनी कौन सी बनी है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, टाटा। टाटा जो है महिला प्रीमियर लीग 2023 के पहले संस्करण की प्रायोजक कंपनी बनी है। अगला प्रश्न, महिला प्रीमियर लीग 2023 के सभी मीडिया राइट्स किस कंपनी ने खरीदे हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, वाईकॉम 18। वाईकॉम 18 ने महिला प्रीमियर लीग 2023 के सभी मीडिया राइट्स को खरीदे हैं। अगला प्रश्न, आज की क्लास का ये लास्ट क्वेश्चन है आपका, महिला प्रीमियर लीग 2023 की नीलामी में सबसे महंगी बिकने वाली खिलाड़ी कौन बनी है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, स्मृति मंधना। स्मृति मंधना महिला प्रीमियर लीग 2023 की नीलामी में सबसे महंगी बिकने वाली खिलाड़ी बनी है, और इसे RCB की टीम ने इन्हें 3.4 करोड़ रुपीज़ में खरीदा है। तो याद रखेंगे, और स्मृति मंधना RCB टीम के भी वर्तमान में कप्तान भी है, और इन्हें सबसे महंगा खिलाड़ी खरीदा गया है 2023 की महिला प्रीमियर लीग में। कितने में? 3.4 करोड़ रुपीज़ में। तो ये थे आज के स्टैटिक जीके के टॉप 25 क्वेश्चन और महिला प्रीमियर लीग के 20 क्वेश्चन। आशा करता हूँ आपको वीडियो कंटेंट बहुत ही पसंद आया है। अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, इन वीडियो को अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें। ऐसा ही PDF आपको, लिखा हुआ PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें। डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मिल जाएगा, और कमेंट बॉक्स में भी उसका लिंक मिल जाएगा, तो वहाँ से जाके आप लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर ले। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच एंड विश यू ऑल द बेस्ट।